आज दोबारा से आप लोगों के बीच में मैं लेकर आया हूं कैंपस कनेक्ट, डेल कार्नेगी की किताब अच्छा बोलने की कला। पिछले भाग से आगे आज बात करते हैं हम लोग परिभाषा के बारे में। प्रतिपक्षता से परिभाषा का विस्तार किया जा सकता है और दरअसल जनता के समक्ष व्याख्यान की नियमित प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के जरिए दर्शक विषय के भाव को विस्तार और स्पष्टता से समझने के लिए आत्मचेतन का इस्तेमाल करते हैं और वक्ता के विचारों के साथ विषय की गहराई को समझने की कोशिश करते हैं। ये वर्णन के अभिन्न अंग के समान होता है। विषय से संबंधित तथ्यों के विस्तार पूर्वक वर्णन से स्पष्टता बढ़ती है। उदाहरण के जरिए परिभाषा और ज्यादा स्पष्ट हो जाती है। इस प्रकार वर्णन बहुत प्रभावशाली हो जाता है। आमतौर पर उत्तम वर्णन को व्याख्यान समझने की गलती की जाती है। मानकर चलिए कि आपका छोटा बेटा इंजन की कार्यप्रणाली जानने के लिए प्रश्न करता है कि भाप का इंजन किस प्रकार कार्य करता है। यदि आप इस प्रश्न के प्रति अशिक्षित बर्ताव करते हैं या जानबूझकर प्रश्न को ना समझने का दिखावा करते हैं तो बच्चे की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। अर्थात बच्चे की जिज्ञासा का ज्ञान के मुताबिक सटीक से सटीक जवाब देना चाहिए। इंजन की वास्तविक कार्यप्रणाली को समझाते वक्त व्याख्यान नहीं, वर्णन की कला का प्रयोग करें। इस उदाहरण की मुख्य उपयोगिता यह है कि वर्णन के दौरान आप अनजानी वस्तु को समझाने के लिए पहचान वाली वस्तुओं के उदाहरण का इस्तेमाल करते हैं। मंच पर दर्शकों को विचारों की स्पष्टता प्रदान करने के लिए सही और सटीक उदाहरण बहुत आवश्यक होता है। ये शिक्षण की कला का सबसे बेहतरीन तोहफा है। यह ऐसा तोहफा है जिससे वक्ता की भाषा शैली में दिन ब दिन निखार आता है। और ब्रेड्स के 3 संकलनों पर ध्यान दीजिए। लेखक ने इसे कुछ इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि तीनों संकलन एक वाक्य समान प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे में घुल रहे हों। हर हिस्सा दूसरे हिस्से की पूर्ति करता महसूस होता है। अनुरूपता व असमान वस्तुओं के बीच समानता स्थापित करने वाली कला वर्णन की सबसे महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। निम्नलिखित अनोखा उदाहरण बीचर के लिवरपूल भाषण से पेश किया गया है। वन में जीवन जीने वाले जंगली मनुष्य की बस एक कहानी है और बस एक ही कहानी गढ़ी जा सकती है। मनुष्य के सभ्य होने के साथ कहानियों ने जन्म लेना शुरू कर दिया, लेकिन विकसित सभ्यता का ईसाई धर्म में परिवर्तन असंख्य कहानियों का स्रोत बना। कहानियों के ऊपर कहानियां गढ़ी गईं और हर निपुण लेखक ने कहानी को अपने विशेष अंदाज में पेश किया। व्याख्यान किसी विषय को समझाने की आम एवं साधारण विधि होती है। व्याख्यान के दौरान मुख्य विषय के इर्द गिर्द घूमने वाले संबंधित विषयों को भी विस्तार से समझाया जा सकता है। हालांकि ये एक महत्वपूर्ण विधि है, लेकिन वर्णन के दौरान यह सिद्धांत नकारात्मक प्रभाव की छाप छोड़ता है। वर्णन में मुख्य विषय से भटकाव की गुंजाइश नहीं होती। निम्नलिखित उदाहरण के जरिए इस विधि को समझाया गया है। मैं अदालत की निर्णायक समिति के समक्ष पेश किए गए मुद्दे से नहीं भटक सकता। इस बात का लिहाज रखने से कोई फायदा नहीं होगा कि कैदी एक दुखियारी का पति है और उसके बच्चों को जीवन की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हम कैदी के माता पिता के माथे पर औलाद के मुजरिम होने के कलंक का भी ख्याल नहीं रख सकते। भावना से जुड़े मुद्दों के लिए अदालत में कोई जगह नहीं है। दुख से आंखें मूंदे मित्रों का कष्ट अदालत के लिए व्यर्थ है। कैदी की लंबी और सम्मानजनक नौकरी भी अदालत के निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकती। कैदी के खिलाफ पुख्ता सबूत इन सब मान्यताओं से ज्यादा महत्व रखते हैं। कैदी की सजा मुकम्मल करने में केवल एक सवाल अहम है कि कैदी ने बदला लेने की मंशा से हत्या की या फिर परिस्थितिवश अपराध अनजाने में किया गया। इस बात का निर्णय मौजूदा गवाहों की गवाही के आधार पर किया जाएगा। विषय को क्रमबद्ध करने से विचारों का वर्गीकरण आसान हो जाता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि परिभाषा में क्रम, वर्ग और प्रकार को निश्चित स्थान प्रदान करना चाहिए। भाषण के विषय को क्रमबद्ध करने से विषय की गहराई तक पहुंचना आसान हो जाता है। इसके अलावा एक तथ्य को दूसरे तथ्य से जोड़ना भी बहुत बहुमूल्य होता है। क्रम को परिभाषा और श्रेणी का निकट संबंधी माना जाता है। शराब की तस्करी लंबे समय से वाद विवाद का नैतिक विषय रही है। इससे जुड़ा आर्थिक महत्व जो भी हो, इसके विरोध में जो भी सवाल उठते हो, राजनीतिक व्यवस्था पर इसका जो भी प्रभाव पड़ता हो, क्या कोई व्यक्ति तस्करी के नकारात्मक पहलू को सही साबित कर सकता है? दुनिया भर में जनता के हितों को सुरक्षित करने के लिए संवैधानिक सरकार का गठन किया गया है। संविधान के जरिए शराब के कारोबार को नियमित करने के लिए नियम तैयार किए गए हैं। कई देशों में अफीम के व्यापार, दास प्रथा इत्यादि को आर्थिक विकास की जगह सही और गलत का मुद्दा माना गया है। इन कुरीतियों के आर्थिक महत्व से ज्यादा सामाजिक प्रभाव को महत्व दिया गया है। विश्लेषण के लिए विषय के महत्वपूर्ण हिस्सों को अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया के कई सिद्धांत हैं। उदाहरण के तौर पर विश्लेषण की प्रक्रिया में समय, स्थान, तर्क, रुचि में वृद्धि और समापन के प्रभाव जैसे क्रमों का उपयोग किया जा सकता है। विश्लेषणात्मक वर्णन का उत्तम उदाहरण इस प्रकार है। दर्शन शास्त्र में मानव का अवलोकन या तो ईश्वर में निहित होता है या इसे प्रकृति से जोड़ा जाता है। ईश्वर और प्रकृति से जुड़ी शक्तियों को मानव में समाहित माना जाता है। दर्शन शास्त्रियों के गहन अध्ययन से 3 अहम जानकारियां सामने आई हैं। ईश्वरीय दर्शन शास्त्र, प्राकृतिक दर्शन शास्त्र और मानवीय दर्शन शास्त्र यानी मानवता। यहाँ 3 दर्शन शास्त्रों के विचारों का आधार माने गए हैं। इन्हीं को ईश्वरीय शक्ति माना गया है जिसका इस्तेमाल मानव कल्याण के लिए किया जाता है।
लॉर्ड बेकन, ज्ञान की प्रकृति किताब से। विभाजन और विश्लेषण के बीच मामूली फर्क यह है कि विश्लेषण के दौरान विषय को विभाजित किया जाता है, प्रस्तुतिकरण की सहूलियत के लिए विषय को मनमाने ढंग से विभाजित किया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए निम्नलिखित उदाहरण पर ध्यान दीजिए। सभ्यता के इतिहास में इसका उपयोग 3 प्रकार से किया गया है। 3 अलग तस्वीरों और चित्र की तुलना करना अनुचित नहीं होता। कई तस्वीरें अधूरी होती हैं, कई दोषहीन होती हैं और कुछ बिगड़ी हुई होती हैं। इसी प्रकार इतिहास के भी 3 प्रकार होते हैं: यादगार, उत्तम और प्राचीन इतिहास। यादगार इतिहास असमाप्त होता है या फिर उसे इतिहास का पहला और असंपूर्ण प्रारूप माना जा सकता है। प्राचीन इतिहास विकृत होता है, यानी इतिहास की कई अहम घटनाओं की जानकारी बहुत धुंधली और अस्पष्ट होती है, जिन्हें प्रमाणित नहीं किया जा सकता। लॉर्ड बेकन, ज्ञान की प्रकृति किताब से। सामान्यीकरण से विस्तृत सिद्धांतों का व्याख्यान होता है, साधारण सत्य का बोध होता है। इसके लिए तथ्यों को प्रमाणित करने की आवश्यकता होती है। तर्कसंगत सामान्यीकरण की तुलना बनावटी वर्णन से नहीं की जा सकती है। तर्कसंगत व्याख्यान में विषय वस्तु की सत्यता प्रमाण के आधार पर की जाती है। ध्यान दीजिए कि किस प्रकार जॉर्ज ह्यूम ने एक तथ्य के आधार पर शुरुआत की थी और किस प्रकार एक तथ्य को दूसरे तथ्यों से जोड़कर संपूर्ण जानकारी तैयार की गई थी। ये वक्ता के खजाने की सबसे मूल्यवान प्रतिभा होती है। ऊपर से खुला और नीचे से बंद एक बेलनाकार पात्र लीजिए और उसमें कुछ इंच की ऊंचाई तक पानी भर दीजिए। इसके बाद पात्र के मुंह को किसी चपटी धातु की चादर से ढक दीजिए। इसके बाद पानी को गर्म कीजिए। कुछ समय बाद पानी उबलना शुरू हो जाएगा। पानी के उबलने से भाप बनेगी और भाप का दबाव ऊपर ढकी चादर को धकेलने लगेगा। उबाल तेज होने से भाप की मात्रा बढ़ने लगेगी और चादर और ऊपर उठने लगेगी। पूरे पानी के भाप में बदलने तक यह प्रक्रिया चलती रहेगी। बेलनाकार पात्र यानी सिलेंडर पानी आग और भाप से गति प्रदान करने वाले भाप के इंजन का मुख्य अंग होते हैं। व्याख्यान के सभी प्रकारों के समान अनुभव का उल्लेख भी वर्णन का मुख्य सिद्धांत होता है। वर्णन के उल्लेख का अर्थ है तथ्य से जुड़ी सत्यता का व्याख्यान। जानकारी वो होती है जिसका दर्शकों ने अनुभव किया हो, सुना हो, पढ़ा हो, महसूस किया हो, माना हो, यानी वो तथ्य जिस पर दर्शक अपनी जानकारी के मुताबिक विश्वास करता हो। इसमें दर्शक की जानकारी के मुताबिक सभी विचारों, भावनाओं और अच्छे बुरे अनुभव का मिश्रण होता है। इस प्रकार के अनुभव के उल्लेख से मतलब है दर्शकों की जिंदगी से जुड़े अनुभवों तक पहुंचना। रहस्यमय स्वभाव से विज्ञान के महान आविष्कार नहीं किए जा सकते। वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए तथ्यों को समझने और एक कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ने की क्षमता होनी चाहिए। पुलिस का खोजी दल चोर के जूतों या उंगली के निशान से अपराध करने वाले का पर्दाफाश कर लेता है। इसी प्रकार जीव वैज्ञानिक कुवियर ने हड्डी के नमूनों के जरिए लुप्त प्राणियों के विषय में सटीक जानकारी जुटाई। जिंदगी के जिन आम अनुभवों पर सामान्यतः ध्यान नहीं दिया जाता, वैज्ञानिक उन्हीं तथ्यों को बारीकी से समझते हैं और नई खोज या आविष्कार को जन्म देते हैं। थॉमस हेनरी हक्सले ने धर्मोपदेश में यह बात कही है। अंततः वर्णन की सामग्री तैयार करने के लिए विषय से संबंधित इन प्रश्नों पर ध्यान देना चाहिए। ये क्या है और क्या नहीं है, ये किसकी तरह है और किसकी तरह नहीं है, इसके कारण और प्रभाव क्या हो सकते हैं, इसका विभाजन किस प्रकार करना चाहिए, ये किस विषय से जुड़ा है, इससे किस अनुभव की याद ताज़ा होती है, किन उदाहरणों से इसका व्याख्यान होता है। ये था मैं आप लोगों के पास ज्ञानवाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज पर कैंपस कनेक्ट में। दोबारा आपके पास जरूर आऊंगा अगले दिन इस शो को लेकर।